प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ध्यान दें, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से भी विभाजित होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो वह 10 से ज़रूर विभाजित होती है। लेकिन आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि 6 लिखा है, 6 की पावर n। पावर कितनी भी हो उससे मतलब नहीं हमें, लेकिन लिखा हुआ है 6। 6 के जो आपके गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 3 होते हैं, और आप लोग जानते हैं कि जो 10 के गुणनखंड होते हैं वो 2 गुणे 5 होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 हमारा तभी बन सकता है जब किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आए, लेकिन 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संख्या 6 की पावर n है वो अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो चलिए हम समझ सकते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जैसा हमने आपको समझाया है वैसे ही आपको लिख लेना है। लिखेंगे कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो वह 10 से विभाजित होती है। तो वह 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, ये लिख दें कि या दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। ध्यान दें, जैसा कि हमने आपको समझाया वैसे ही हमने लिख दिया कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी तो वह 10 से जरूर विभाजित होगी। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 10 के जो गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 5 होते हैं, तो वो संख्या 2 और 5 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि जो 10 के गुणनखंड होते हैं वो हमारे 2 गुणे 5 होते हैं। लेकिन जो संख्या हमारी 6 की पावर n है, या लिख सकते हैं कि 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? ये होगा 2 गुणे 3 की पावर n, क्योंकि पावर n लगा, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और इसको अलग अलग लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजित नहीं होगा, चूँकि हम लोग कह सकते हैं कि जो 6 की पावर n है, 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त अन्य
कोई अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जहाँ पर इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ऐसे इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं थी कि साफ साफ बोल रहा था कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आपको जनरली पता ही है कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंड 2 या 5 हों, या कह सकते हैं कि जो संख्या 10 से विभाजित होगी वही 6 की पावर या वही 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन 6वें नंबर में चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम 6वें नंबर को सॉल्व करते हैं। 6वें नंबर में लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको बताना है कि जो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 या दूसरी संख्या जो लिखी है उसने बता दी है कि भाज्य संख्याएं हैं। तो आपको बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ध्यान दें कि ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटें तो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं हम 12। तो 12 जो है हमारा एक से कटना ही कटना चाहिए तथा स्वयं से कटना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कटना चाहिए। अन्य कोई एक संख्या हो जाए या एक के अतिरिक्त कितनी भी संख्याएं हो सकती। तो ये 4 से भी कट रहा है, और ये 3 से भी कट रहा है, और ये 2 से भी कट रहा है, और ये 6 से भी कट रहा है। तो हमने देखा कि जो हमारा 12 है वो एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये जो है 1 और 2 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रहा है। तो साथ में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये भाज्य हो गया हमारा। और मान लीजिए 13 लिखा है। तो 13 को आप जानते हैं कि 13 जो है 1 और 13 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि भाज्य संख्या नहीं है। तो ये भाज्य संख्या नहीं है तो कैसी संख्या होगी? एक अभाज्य संख्या होगी। चलिए, ये रफ कार्य था। अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न लिखा है आपका 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो चलिए चेक करते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो भाज्य संख्याओं के 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं। जो बात हमने आपको रफ में समझाई वही बात हमने यहाँ पर लिख दी। अब चलिए दी गई संख्या लिखते हैं कि जो पहली नंबर की जो दी गई संख्या है इसमें लिखा क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसमें सर्वप्रथम हम लोग 13 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 13 हम लोग कॉमन ले लेंगे। 13 जैसे ही कॉमन लेंगे तो बचा क्या यहाँ पर? 7 गुणे 11 प्लस बचा, क्योंकि 13 निकल गया और यहाँ पर प्लस 1 बचा। तो ये बना 13, 11 सते 77 प्लस 1। तो ये बन गया 13 गुणे 77 1 78। ये 13 गुणे 78 को लिख सकते हैं 13 गुणे 6। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के 2 से
अधिक भाजक हैं। 2 से अधिक भाजक कौन कौन से हैं? एक तो हमारा है ही, क्योंकि एक कहीं भी छिपा होता है। 13 हो गया और एक 6 हो गया, भाजक है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। इसका अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड नंबर में जो क्वेश्चन है इसी के, वो सेकंड नंबर में क्वेश्चन लिखा था 7 गुणे 7 से 1 तक प्लस 5। तो लिख लेते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है प्लस में। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग इसमें 5 कॉमन है, तो सबसे पहले 5 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 5 कॉमन लेंगे तो बचा क्या है यहाँ पर? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। तो देखिए आगे 5, अब इसका गुणा करते हैं। 2 तिहाई 6, 6 चौको 24 और 6 सत 42, और 24 और 42 का जो हमारा गुणा होता है वो होता है 1008 और प्लस 1। तो ये बन गया 5 गुणे 1009। तब देखिए यहाँ पर भी इसके एक से अधिक गुणनखंड, एक से अधिक भाजक बन गए। क्या क्या बने? तो कह सकते हैं कि अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 के 2 से अधिक भाजक हैं। 2 से अधिक भाजक कौन कौन से लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में यहाँ पर? 1, 5 और आपका 1009 है। अतः यह भाज्य संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओनली इसमें यही बताना था कि ये भाज्य है कि नहीं है। तो कॉमन ले लेना है संख्याओं को और इसके बाद सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या बनती है उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं और देखने हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणनखंडों से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 2 गुणनखंडों से ज़्यादा नहीं है तो वह संख्या भाज्य नहीं होगी। अगर 2 गुणनखंडों से ज़्यादा है तो वह संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है। तो देखते हैं 7वें नंबर में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, हम 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो देखिए इसमें कंडीशन भी दी हुई है कुछ। तो लिखा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ध्यान दें, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका एलसीएम लिया जाता है। तो चलिए लिखते हैं रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट तथा सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। फिर उसने कहा कितने समय बाद, तो हम लिख लेते हैं कि एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान
प्रारंभिक स्थान पर होंगे। तो वह समय क्या होगा? और वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो हमने आपको पिछली कक्षा में एलसीएम निकालना सिखाया ही था। तो देखते हैं कि 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? आपको पता ही है 12 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 तिहाई 12। अब 18 के कर लेते हैं इस तरह। 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 9 दूना 18 होता है तो 2 गुणे 3 गुणे 3 तो 2 तिहाई 6, 6 3 18। चलिए देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। अतः एलसीएम क्या होगा देखते हैं। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जो वैल्यू कॉमन मिले उसको कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला 2 और ये 2 दोनों में कॉमन, तो 2 आ गया, प्लस इसके बाद ये 3 और ये 3 कॉमन है तो 3 आ गया। और इसके बाद कॉमन कुछ है जो बचा उसको भी लिख लेना। तो बचा क्या? ये 2 बचा और इसके बाद ये 3 बचा है। तो इसका गुणा कर लेते हैं। 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36। तो आपका जो एलसीएम आया वो 36 आया। और ये टाइम आपको मिनट में दिया हुआ था, इसलिए लिख सकते हैं कि अतः वे दोनों 36 मिनट बाद अपने स्थान पर, या प्रारंभिक स्थान पर लिख सकते हैं, अपने प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको एलसीएम ही निकालना था। बस थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत थी, तो आप लोग इसको 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो और हमने आपको एक बात जरूर कही थी कि आप इसके नोट्स बनाते रहें, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको पुनः ये वीडियो देखने पड़ेंगे और इससे आपका ज़्यादा लॉस होगा टाइम का। तो आप वीडियो देखकर नोट्स बनाते रहें ताकि एग्ज़ाम टाइम आपको नोट्स से पढ़ने में आसानी हो। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन होगा तो बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। धन्यवाद।